नमस्कार, शिक्षा ट्रेजर में आपका स्वागत है। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले संज्ञा के बारे में पढ़ा था। हम बात संज्ञा की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने संज्ञा में पढ़ा था भाई, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताते हैं तो उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ उन नाम को छोड़ करके उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग हम कर रहे हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ हमने प्रयोग किया था, किसी व्यक्ति का नाम ले लिया, मोहन ले लिया, लेकिन यहाँ हम मोहन ना प्रयोग करके वह प्रयोग करते हैं। खुद के लिए हम मैं प्रयोग करते हैं। कोई दूसरा हमारे सामने है, उसके लिए हम तुम, आप प्रयोग करते हैं। तो ये सभी शब्द जो है सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम क्या हुए? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब बात आती है सर्वनाम के भेदों की। तो सर्वनाम के कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से हमें वक्ता के बारे में या श्रोता के बारे में या किसी अन्य के बारे में पता चलता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा बताई तो उसके अंतर्गत 3 बातें आई। एक तो वक्ता आया, एक श्रोता आया, एक अन्य आया। तो इन्हीं के आधार पर इस सर्वनाम को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला जो भाग है वो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वक्ता अपने लिए क्या करता है? मैं, मैंने। अगर बहुत सारे हो तो हम, हमने। क्योंकि वक्ता कोई अकेला भी हो सकता है, वक्ता एक से अधिक भी हो सकते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे श्रोता के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? तू, तुम या आप। तो ये जो शब्द है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के। तीसरा है इसका भेद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता के लिए, श्रोता के लिए न होकर के किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, एक हो तो वह, एक से अधिक हो तो वे। अब जो दूसरा भेद है इसका वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का अर्थ होता है निश्चित पता चलना। तो जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में निश्चित रूप से पता चल जाए उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है भाई? वह मेरा भाई है। तो यानी वह किसका भाई है? तो मेरा भाई है। तो वह और यह मेरी पुस्तक है। तो ये दोनों यह वह क्या आ गए? ये निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम सोच रहे होंगे कि वह वहां भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी प्रयोग किया गया और निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए भी प्रयोग किया गया। अब देखिए वह जो वहां प्रयोग किया गया, वहां जैसे राम खाना खाता है। अब मैं राम को हटा देता हूं और राम के स्थान पर लिख देता हूं वह खाना खाता है। तो वहां वह जो है वो राम के स्थान पर अन्य के लिए प्रयोग किया गया, तो वहां वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ बात मैं करता हूं, देखिए वह मेरा भाई है। वह का मतलब वो कोई भी है, कोई अन्य, ठीक है ना? तो वो वह मेरा भाई है या यह मेरी पुस्तक है। जो पुस्तक रखी है तो निश्चित पता है ये पुस्तक किसकी है या वो किसका भाई था, तो वह मेरा भाई था। तो यहाँ निश्चित रूप से पता चलता है। तो वह में ये अंतर है यहाँ पर। तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में हमें निश्चित रूप से नहीं बताते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा भाई? कोई, कुछ। अब कोई की बात और कुछ की बात देखिए। कोई कहते हैं कि बाहर कोई खड़ा है। अब ये नहीं पता वो कोई कौन है,
वो हमारा पिता भी हो सकता है, हमारा कोई दोस्त भी हो सकता है। और कुछ, मुझे कुछ चाहिए, तो मुझे कुछ चाहिए में तो कोई भी चीज के बारे में बातें की जा सकती है। चौथा जो इसका भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध, यहाँ संबंध शब्द आ गया, तो जब दो कोई अलग अलग बातें होती है और उन बातों के बीच में संबंध दर्शाया जाता है तो उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब संबंधवाचक में जो सोवत सो खोवत, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस तरह के जो शब्द है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो के साथ सो से संबंध हम दर्शा रहे हैं। दो बातें हैं, सोना और खोना, करना और भरना, तो उनको हम ऐसे शब्दों से हम उनका संबंध दर्शाते हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा जो सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब यह नाम ही आता है प्रश्न। तो जब किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या खाओगे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तो ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जो छठा है, इसका आखिरी भेद है, वो है निजवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमने बताया था कौन, क्या, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है। जो छठा भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना। तो कुछ शब्द ऐसे हैं, जो सर्वनाम शब्द कुछ ऐसे हैं जो वक्ता खुद के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए प्रयोग करता है, तो उन्हें हम निज का मतलब अपना, अपने लिए प्रयोग करता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निज के लिए स्वयं, खुद, अपने आप, तो ये निजवाचक सर्वनाम के। तो अभी हमने ये सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों के बारे में हमने पढ़ा है। अभी हम सर्वनाम के कुछ अभ्यास करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि किन वाक्यों में कौन सा सर्वनाम है, तो ये अभी हम देखेंगे। अब हम दिए हुए उदाहरणों से देखेंगे कि किस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है और कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमें उस सर्वनाम के बारे में बताते हैं। जैसे पहले वाक्य हम यहाँ देखते हैं, मैंने खाना खा लिया। तो यहाँ मैंने जो है ये सर्वनामिक शब्द है। तो अब मैंने, देखिए इस वाक्य में कह रहा है कि मैंने खाना खा लिया, तो जो वक्ता है वो अपने बारे में बता रहा है। उसमें वक्ता जो है वो अपने बारे में बता रहा है कि उसने खाना खा लिया है। तो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है ये? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर पुरुषवाचक में भी कोई बात करे कि पुरुषवाचक में कौन सा है ये, तो उत्तम पुरुषवाचक है। तो आप इसको अगर पूरी तरह से करो तो पुरुषवाचक में ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब दूसरे वाक्य में हम बात करते हैं, राम स्वयं आ जाएगा। तो राम स्वयं, अब स्वयं शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है, तो ये सर्वनामिक शब्द है। और हमने बताया था पहले जब सर्वनाम के भेद बताए थे, तो निजवाचक सर्वनाम बताया था कि इसमें वक्ता कुछ विशेष शब्द ऐसे जो सिर्फ अपने लिए ही प्रयोग किए जा सकते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो यहाँ स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे दूसरे वाक्य के अंदर आ गया कि स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम। तीसरे में है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो यहाँ जैसा वैसा, यानी दो बातों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, संबंध दर्शाया गया है। तो जैसा और वैसा, तो संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो गया यहाँ? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हमारा तीसरा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अब चौथा वाक्य है कि आप कौन हो। अब कौन हो तो पर्सन पूछ रहा है, तो ये पर्सन के नाम से याद है कि पर्सनवाचक, और इसमें साइन भी लगा हुआ है, तो इसमें तो किसी को कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए कि कौन सा यहाँ सर्वनाम है। तो यहाँ पर्सनवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन शब्द ये दर्शा रहा है? पर्सनवाचक। अब पांचवा जो है, यह मेरी कलम है। तो यह, अब यह ने कलम के साथ क्या बता दिया? निश्चित रूप से बता दिया कि कलम किसकी है, तो मेरी है। तो यह जो शब्द है
ये निश्चयवाचक, क्योंकि निश्चित रूप से बता दिया कि कलम किसकी है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ प्रयोग किया गया है। अब अगले वाक्य में हम देखते हैं हम खेल रहे हैं, तो यहाँ हम बहुत सारे लोग जो है अपने बारे में हैं, तो यहाँ जो वक्ता है वो एक ना होकर के बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम जो है उसका बहुवचन वाला शब्द प्रयोग किया है। तो हम जो ये है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का ही है और उत्तम का है, तो हम यही सीधा भी लिख सकते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जो इसका आखिरी है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कौन आ रहा है, तो यहाँ निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं है तो वहां क्या करते थे कि भाई निश्चित नहीं है तो अनिश्चित, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित से ही ये शब्द निकला है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये हमने कुछ उदाहरण दिए थे और इन उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना था कि किस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है और कौन से ऐसे शब्द हैं जो उस सर्वनाम के बारे में हमें बता रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।